हेलो बच्चों, इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने सेंट्रीपिटल फोर्स देखा था और केपलर्स लॉ, जो कि मैंने व्हाइट बोर्ड पे एक्सप्लेन किया था। अब आज का लेक्चर, आज का टॉपिक हमारा नोटबुक पे ही होगा और आप फुल कंसंट्रेशन के साथ में इसको भी सुनेंगे, समझेंगे। तो आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, अब सबसे पहले क्या हुआ था, ये हम लोगों ने केपलर्स लॉ देखा था, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ। उसके बाद में क्या हुआ, न्यूटन तो बहुत बड़े साइंटिस्ट थे। उन्होंने क्या किया, हर जगह पे अपना ग्रेविटेशन फोर्स का उन्होंने एक्सपेरिमेंट स्टार्ट कर दिया हर जगह पे। तो यूनिवर्सली उन्होंने ग्रेविटेशन को, मतलब हर जगह अप्लाई होने वाला ग्रेविटेशन उन्होंने डिस्कवर किया। क्या कहा उन्होंने, एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट विद ए डेफिनिट फोर्स। मतलब हर एक कोई भी ऑब्जेक्ट आप ले लो, मान लो ये पेन हो गया, ये उसका कैप है, तो ये भी एक दूसरे को ऑब्जेक्ट, दो ऑब्जेक्ट हो गए, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। एक डेफिनिट फोर्स, थोड़ा बहुत फोर्स, बहुत ज्यादा नहीं, मतलब लग रहा है फोर्स, बट इतना भी ज्यादा नहीं लग रहा है कि ये एक दूसरे को करीब में एकदम एक दूसरे से पास में आ जाएंगे, ऐसा नहीं, एक दूसरे को खींच रहे, ठीक है ना। दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास of the two object and the inversely proportional to the square of the distance between them। इन्होंने ये कहा कि मान लो कि कोई भी दो ऑब्जेक्ट है, दो चीजें हैं, तो दोनों का अपना अपना कुछ ना कुछ मास होगा, इसकी भी अपनी कुछ वजनाई होगी, ये भी वजन का होगा, इसका भी कुछ अपना वेट होगा, दोनों का अपना अपना वेट है। तो उन्होंने ये कहा कि जो फोर्स है वो फोर्स किसका है, इन दोनों के मास को आप मल्टीप्लाई कर दो, उनको मल्टीपल करने के बाद में क्या कहा गया, और ये कहा गया कि इनके बीच में जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस का इनवर्स प्रोपोर्शनल है, मास का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और इनके बीच के डिस्टेंस का इनवर्स प्रोपोर्शनल है। तो अब ये, तो अभी हमने पेन और इसके कैप का एग्जांपल आपको दिया है। मान लो यहाँ पे कुछ भी आप मान लो, यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट आप मान लो, मैंने यहाँ पे दो बॉल बनाया हुआ है, आप समझो यहाँ पे चाहे इसको एक को मून मान लो, एक को अर्थ मान लो, कुछ भी आप मान सकते हो, आप अपने अकॉर्डिंग समझ लो, ठीक है ना। तो उन दोनों के बीच का तो जो फोर्स होगा, फोर्स किसके प्रोपोर्शनल है, प्रोपोर्शनल होगा मास 1, मास कोई भी पहले का मास इंटू दूसरे का मास अपॉन उनके बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर। अब ये प्रोपोर्शनल है, प्रोपोर्शनलिटी में कांस्टेंट को यहाँ पे हटा दिया है। अगर आपको इसको समझना होगा तो इसमें पूरी बात क्या होगी, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M1 इंटू M2, ठीक है ना, इस तरीके से, और F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू D स्क्वायर। अब ये इस तरीके से करोगे तो ये आएगा आपका। तो यहाँ पे हमने इसको समझा, ठीक है ना। अब उसके बाद में क्या होता है, अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स, अर्थ का, इससे पहले भी स्टार्टिंग के लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि जो अर्थ का है उसको हम लोग ग्रेविटी बोलते हैं, ठीक है ना, अर्थ वाले को ग्रेविटी बोलते हैं। बाकी अदर दूसरे किन्हीं दो ऑब्जेक्ट के बीच में है, किसी भी दो सब्सटेंस के बीच में, उसको हम लोग ग्रेविटेशन बोलते हैं। तो अर्थ के केस में क्या लिखा हुआ है, द अर्थ अट्रैक्ट एवरी ऑब्जेक्ट नियर it towards itself because of the gravitational force। the center of mass of earth is situated at the center। जो अर्थ का सेंटर ऑफ मास है, हर एक का अपना सेंटर ऑफ मास होता है। मान लो ये पेन है, तो पेन का भी अपना एक सेंटर ऑफ मास है। मान लो ये देखो, ये पेन को मैं अभी फिंगर पे रोक रहा हूँ, मतलब उसके सेंटर ऑफ मास पे मैंने फिंगर लगाया हुआ है। अब इसको मैं लेफ्ट राइट लूंगा तो ये गिर जाएगा, है ना, क्योंकि सेंटर ऑफ मास पे नहीं है। तो अर्थ का जो सेंटर है, मतलब जहाँ मास, उस पॉइंट पे जहाँ पे पूरा अर्थ को आप रोक सकते हो। जैसे यहाँ पे मैंने बताया ना कि एक पेन को, इस पे कोई एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे इसे मैं फिंगर रखूंगा तो ये रुक जाएगा, तो इसका सेंटर ऑफ मास है। अब इसके दाएं बाएं मैं जाऊंगा तो ये गिर जाएगा। तो ऐसे एक अर्थ बॉल है, बॉल के शेप का है, तो उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ है, एकदम सेंटर में, बीच में, ठीक है ना। एक बॉल में आप क्या करो, मान लो आप कोई एप्पल ले लो और एप्पल में आप कील चुबो दो, तो अंदर एकदम उसके सेंटर में, गोले के अंदर, वहां पे सेंटर ऑफ मास है। सेम टू सेम अर्थ का भी है। सो द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ एनी ऑब्जेक्ट ड्यू टू अर्थ इज ऑलवेज डायरेक्टेड टू द सेंटर। इसलिए अर्थ का जो, इसका जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो सेंटर की ओर है। बिकॉज ऑफ दिस फोर्स एन ऑब्जेक्ट फॉल्स वर्टिकली। और इसी फोर्स की वजह से कोई भी ऑब्जेक्ट ये क्या करता है, अपनी साइड की ओर खींचता है, सेंटर की ओर खींचता है, जमीन पे आके सरफेस पे गिरता है। और अगर सरफेस नहीं है, खड्डा है और होल है, तो होल के अंदर भी चला जाएगा।
ये इसका अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, ठीक है ना। उसके बाद का और भी इसमें कुछ पॉइंट दिए हुए हैं, उसको देखते हैं। सिमिलरली व्हेन वी थ्रोन ए स्टोन वर्टिकली, अगर हम किसी सब्सटेंस को, किसी स्टोन को ऊपर की ओर फेंकते हैं, दिस फोर्स ट्राइज टू पुल इट डाउन, और वो तो फिर फोर्स क्या करता है, जैसे आपको पहले लेक्चर में मैंने बताया, ऐसे वहां पे मार्कर मैंने लिया था, मार्कर को ऐसे गिरा रहा था तो हाथ पे गिर जा रहा था, तो ऐसे अर्थ के हाथ पे एक्चुअली नहीं है, ये किस पे गिर रहा है, अर्थ पे जा रहा है, अर्थ के सेंटर की ओर दे रहा है, देखो खुद से जा रहा है ना, तो अर्थ के सेंटर की ओर जा रहा है। दिस फोर्स ट्राई टू पुल, अब ये कौन सी फोर्स की बात कर रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स की बात कर रहा है। किसके ग्रेविटेशनल फोर्स की बात कर रहा है, अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स की बात कर रहा है। एंड रिड्यूस द वेलोसिटी, तो वही बता रहे कि अगर आप ऊपर जाओगे, इसे ऊपर फेंकोगे, इसको मान लो ऊपर फेंक रहे हैं, ऊपर फेंकेंगे आप तो थोड़ी देर के लिए ऊपर जाएगा, फिर गिर जाएगा, तो धीरे धीरे ऊपर गया, फिर रुक गया, रुकने के बाद फिर नीचे गिर गया, है ना। इसकी वेलोसिटी क्या हो गई, वेलोसिटी रिड्यूस हो गई, ठीक है, ड्यू टू दिस कांस्टेंट डाउनवर्ड पुल। उसके बाद में क्या होगा, वो डाउनवर्ड क्या होगा, नीचे गिरना स्टार्ट करता है। द वेलोसिटी बिकम जीरो आफ्टर ए वाइल, तो वेलोसिटी ऊपर क्या हो गई, ऊपर आते थे जीरो हो गई, तो फिर डाउनवर्ड क्या हो गया, गिर जाएगा, क्योंकि वो डाउनवर्ड की साइड में ही उसको खींच रहा है। द पुल कंटिन्यूज टू बी एक्सर्टेड एंड द स्टोन स्टार्ट मूविंग वर्टिकली डाउनवर्ड। वही जो बात मैंने अभी बताया कि क्या होता है, वो हमारा स्टोन नीचे की ओर गिर जाएगा, क्यों, बिकॉज ऑफ द अर्थ सेंटर, अर्थ का जो अर्थ अंडर इट्स इन्फ्लुएंस, अर्थ क्या करती है, उसको अपनी तरफ खींचती है, ठीक है ना। तो इस तरीके से अभी हमने क्या देखा, अर्थ के बारे में देखा, अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में देखा। अब हमारा इसके बाद के नेक्स्ट टॉपिक आता है एक डिफरेंस, कभी कभी 1 मार्क में, 3 मार्क्स में, 5 मार्क्स में, जो भी है आपके एग्जाम के हिसाब से, आपके बोर्ड के हिसाब से पूछा जाएगा कि मास क्या होता है और वेट क्या होता है। कोई भी आपसे पूछ लेगा कि मास क्या है और वेट क्या होता है, तो मास इज द अमाउंट ऑफ इन द ऑब्जेक्ट, मास इज द अमाउंट इन द ऑब्जेक्ट, मास क्या है, टोटल अमाउंट है ऑब्जेक्ट का। मास विल नॉट चेंज एंड अमाउंट ऑफ मैटर विल रिमेन सेम। इसमें क्या कहना चाह रहा है, देखो मास किसी का चेंज नहीं होता है, मास जो यहाँ पे है वही अर्थ पे होगा, वही मून पे होगा, वही किसी भी प्लैनेट पे लेके जाओगे, सेम मास में कोई चेंजिंग नहीं होती है, मास एवरी जगह पे कांस्टेंट रहता है। वेट क्या होगा, वेट होता है मास को उसके साथ में मिला दो, किसके साथ में, ग्रेविटी के साथ मिला दो। ग्रेविटी क्या है, मतलब कि जी के साथ में मिला दो। जैसे मास के लिए आप समझ लो कि एम को बोलते हैं मास, कितना वजन है। अब उसमें अगर जी भी ऐड कर दो, जी से मल्टीप्लाई कर दो, तो वो बन जाएगा वेट। समझ में आ रहा है, देखो कैसे, वेट मेजर द ग्रेविटेशनल पुल। ये क्या मेजर कर रहा है, ग्रेविटेशनल पुल। जैसे मान लो कि अभी मान लो आपका वजन कितना है, 25 किलो, 30 किलो, 40 किलो, आपका इतना क्या है, वो वेट है आपका। अगर 40 किलो का वेट है, 40 किलो के आप हो, तो इसमें आप क्या हो, इसमें आपका mg शामिल है। mg मतलब कि इसमें मास भी है, इसमें g भी है, इसमें मास भी आ गया। देखो ये m मतलब मास, ये मास भी आया, ठीक है ना। g मतलब कि उसमें जो स्मॉल g की वैल्यू होती है 9.8, वो भी उससे मल्टीप्लाई करके आया है। समझ में आ रहा है, इसको ऐसे आप समझो कि ऑलवेज मास चेंज नहीं हुआ। मैंने कहा कि मान लो कि अगर मास इसका कितना होगा, अगर कोई 40 किलो का है, मान लो हम 40 किलो के हैं, तो उसमें मास कितना होगा, लगभग 10-11 किलो का होगा, 10 किलो। और इसमें कितना होगा, ये 4 होगा, 4 के आसपास। मास कितना होगा इसका, 4। जी कितना होता है, 9.8 होता है, जी कितना होता है, 9.8। तो मान लो इसको मैं 10 मान लिया, जी की वैल्यू 10 मान लिया, चलो। और तो फिर ये 10 से 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके 40 होगा। इसका मतलब ये है कि मास विल नेवर चेंज, ओनली चेंज क्या होता है, जी चेंज होता है। तो ये आपको यहाँ से समझ में आएगा। अब दोनों का एसआई यूनिट देख लो। जो मास का एसआई यूनिट था वो केजी था, किलोग्राम, और जो वेट का एसआई यूनिट है वो क्या होता है, न्यूटन होगा, क्योंकि ये लगभग फोर्स हो जाता है। वेट को ही यही सेम, वेट को mg के इक्वल होता है, और mg इक्वल टू क्या होता है, फोर्स, ठीक है ना। क्योंकि ये हमने बताया है आपको, ये ग्रेविटेशनल पुल है, पुल मतलब खिंचाव, मतलब फोर्स ही है, ठीक। तो ये आपको समझ में आया होगा।
अब इसके बाद का टॉपिक हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जो होगा एक्सीलरेशन, ठीक है ना। तो ये वीडियो कैसे लगा आप इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। और वीडियो अच्छा लगा तो आप अपने दोस्तों में भी शेयर कर दो और कमेंट में भी लिख दो, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो का आप इंतज़ार करिए, वो भी 1-2 दिन में आ जाएगा।